Hey everyone, welcome back to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe now and don't forget to share this video with your friends so that they can also learn whatever you are learning in the in-depth concepts and everything about your subject. So today we'll be studying our first chapter of biology class 10th, which is life processes. We'll be doing in-depth explanation with interesting questions. So let's get started. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेसेस से आप क्या समझेंगे? अगर हम बेसिक देखो, हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े बेसिक समझ लेते हैं, जिससे हमें भी समझ में आता है कि हम वो चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब नीड क्या है उस चैप्टर को पढ़ने की। अगर इसका इतना कुछ नीड नहीं होता तो हम इसको पढ़ते ही क्यों, है ना? तो इसमें क्या नीड है पढ़ने का कि जो लाइफ प्रोसेसेस होता है हमारा, उसका मतलब ये होता है कि हम जो जो भी एक्टिविटी अपने डेली एवरीडे लाइफ में करते हैं, वो उसको न्यूट्रिएंट्स, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसमें फोर्स लगाओगे तो वो मूव करेगा, तो अगर जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाओगे तो वो मूव कैसे करेगा? तो जो डेली एक्टिविटीज हमारी जो लिविंग के लिए नेसेसरी होती हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अच्छा, उसी लाइफ प्रोसेसेस में से एक ये आता है आपका फैक्टर न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन आपने बहुत बार उसका नेम सुना होगा, बहुत बार आपने ये सुना होगा कि अच्छा न्यूट्रिशन लेने से हमारी बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी होती है ना? और कई सारी चीजें आपने इसके बारे में सुनी होंगी कि न्यूट्रिशन इज वेरी गुड फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो क्या होता है ये न्यूट्रिशन? आखिर क्यों हम ऐसा कहते हैं हर चीज को कि नहीं ये तो बहुत अच्छी होती है अगर इसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, या कोई चीज हम उठा लेते हैं तो इसमें ये वाला न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, इससे हमारी बॉडी को ये फायदा मिलता है। तो कई सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड इज योर इंट्रोडक्टरी। नाउ फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। हम पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन होता क्या है आखिर। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जब एक ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड सब्सटेंस को या किसी भी खाने पीने की चीज को इनटेक करता है, कंज्यूम करता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल गर्मियाँ होती हैं तो आपने वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे कि एक वो बच्चे भाग रहे होते हैं बस के पीछे और फिर एकदम से उनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो उसके लिए वो क्या ग्लूकोज का लिक्विड जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने वो ग्लूकोज अपनी बॉडी में कंज्यूम किया, तो उससे क्या होगा? आप ग्लूकोज को टेक कर रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ फूड और एनी अदर सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस के आप बेसिस पे उसको टेक कर रहे हो अपनी बॉडी में। फिर आपकी बॉडी क्या कर रही है? उसको कर रही है यूटिलाइज। आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। कैसे यूटिलाइज कर रही है? आपको जो एनर्जी है आपकी, उसको वो इंक्रीज कर रही है एनर्जी को, है ना? तो ये होता है न्यूट्रिशन। जब आप वो प्रोसेस, जब आप कुछ भी खाते हो और आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, अब न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है? नीड फॉर न्यूट्रिशन, organisms need the energy to perform various activities। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो organisms होते हैं वो अलग अलग एनर्जी जो होती है ना, उनको उसका नीड होता है बॉडी में, है ना? जैसे कि आपको एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपको उसको पुश करना है, तो आप उसमें फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन में आएगा, मूव करेगा। तो अगर जब तक आप उसमें फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वो थोड़ी ना अपने आप रखे रखे आगे चल बढ़ जाएगा, है ना? तो ऐसे ही आपकी बॉडी होती है। जब तक आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और आप कोई भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, सो फर्दर इज दैट द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। अब जो एनर्जी है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी बाहर से कोई एनर्जी आएगी, कोई आपको एनर्जी देगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। जो एनर्जी होती है वो हमारी बेसिकली फूड से ही आती है, और फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है और हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी को हमारी बॉडी में
दे हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। ओके, ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो जो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर हम बेसिक चीज़ें ही या बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही अपनी बॉडी में नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है उसकी, और जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसका रिपेयर नहीं हो पाता है। कोई वुंड हो गया आपको या आपको कोई कट लग गया तो उसको रिपेयर होने में पता चला बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जहाँ जो चीज़ 2 दिन में रिपेयर होनी चाहिए या हील होनी चाहिए उसको पता चला हफ्ता भर लग गया सही होने में। तो ये एक पुअर न्यूट्रिशन के फैक्टर्स होते हैं। ओके, दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे जो रॉ मटेरियल्स है न्यूट्रिएंट्स के द्वारा आपको बॉडी में दिए जाते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब वो चीजें देखो, बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर का कि क्या है चैप्टर में। सो वो चीज़ें जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को, वो उसका न्यूट्रिएंट होता है। जैसे आप खाना पीना खाते हो तो ज़रूरी नहीं है जो आप खाते पीते हो वो अलग ऑर्गेनिजम्स भी खाएं। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स में आ गया आपका पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरियाज। तो ये सब थोड़ी ना ऐसा रोटी सब्जी खाते होंगे आपकी तरह, नहीं ना। वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, यानी कि इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, तो उससे उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है और उनसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या 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 बोले गए हैं? एक बोला गया है आपका कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये आपके बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाने ही जाने चाहिए, ठीक है। Minerals and vitamins are required in small amount and hence they are called micronutrients. तो जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो इस CPE कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और CPF कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के बेस मतलब कंपैरिजन में कम यूज होता है। उसका रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी वो कम अमाउंट में होती है, इसलिए हम उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अच्छा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास में। सो हम आप डिस्कस करेंगे कि आगे की वो चीजें क्या होती हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। The mode of nutrition in which organisms prepare its own food is called autotrophic nutrition. तो वो न्यूट्रिशन जिससे जो आपकी बॉडी है या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अपना खुद वो प्रिपेयर करती है फूड, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको मान लो खाना खाना है, ठीक है, आपको खाना है और एक छोटे से बच्चे को जो कि 5 4 5 इयर्स का है, तो आप क्या करोगे? अपना आप जो खाना है, जो भी खाना है आपको, वो ऑलमोस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद से, है ना। जैसे कि आपको सैंडविच खाना है या नूडल्स खाने हैं तो उसको आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हो। वहीं अगर वो 4 5 इयर्स के बच्चे को देखा जाए तो वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसे अपने मदर की हेल्प चाहिए या किसी एल्डर मेंबर की हेल्प चाहिए जिससे वो कह के अपने जो फूड है उसको वो प्रिपेयर इनटेक करवा सकता है, यानी कि बनवा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो एक ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड जो है वो खुद बना सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पे बोलते हैं इसको। स्पेलिंग क्या होगी इसकी? CYNAENO, साइनो, एक मिनट, एन नहीं लगेगा इसमें, साइनो एंड अदर देन बैक्टीरिया। तो इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में या MCQ फॉर्म में इसका आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉलो द
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स या फिर ग्रीन प्लांट्स, ओके। क्योंकि बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स का और कोई एग्जाम्पल नहीं होता, ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल ही होता है ग्रीन प्लांट्स। तो इसको हम लिंक कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, ओके। सो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय, ये एक इक्वेशन है आपकी, इसको आपको ध्यान में रखना है या फिर आप इसको लर्न भी कर सकते हो, है ना। So autotrophic nutrition is fulfilled by autotrophs by intake of oxygen, H2O, and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. अच्छा, autotrophic nutrition किस चीज से फुलफिल होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। और यहाँ पे autotrophs का मतलब क्या हो गया, वही आपके ग्रीन प्लांट्स, जीपी, ग्रीन प्लांट्स, ओके। और ये जो आपका है ये आपका ऑटोट्रॉफिक का जो यूज है वो कैसे यूज करता है, जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक से क्या यूज किया उसने, यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, वेट, ये ऑटोट्रॉफिक है, इसने क्या किया, यूज किया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यानी कि CO2 और H2O को यूज किया, कन्वर्ट किया हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इससे क्या मिल गया, उसको एनर्जी मिल गया, ओके। सो हम बात करते हैं अब फोटोसिंथेसिस की, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में किस तरीके से होता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक food in the presence of sunlight. Sunlight provide energy. Carbon dioxide and water are the raw materials, and chloroplast is the site where food is made. So ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट आपका टर्म्स है यहाँ पे। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये जो न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स वाला आपका टॉपिक है ना, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपका लॉन्ग आंसर भी बन जाता है, शॉर्ट आंसर भी बन जाता है, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर, तो कैसा भी बन सकता है। इसलिए आप इसके जो पॉइंट्स हैं उसको रिमेम्बर कर लीजिए। ये देखने में छोटा लग रहा है मगर आप जब इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे पॉइंट्स में तो यही चीजें आपको बड़ी लगने लगेंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अच्छा, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, अब सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं बनाएंगे तो क्या अंधेरे में थोड़ी ना बनाएंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं सेकंड, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना फूड बनाते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, है ना। और बाकी आपका ये है थर्ड वाला है, सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि उन्हें सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है इसलिए वो प्रेफर करते हैं अपना फूड बनाना सनलाइट में ही, सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि CO2 एंड H2O आर मस्ट फॉर रॉ मटेरियल एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। तो यहाँ पे आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये आपकी किस चीज से है, किस चीज की है, ये फोटोसिंथेसिस की इमेज है। इससे आप तुरंत याद कर सकते हो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं, वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, ये 4 तो मेन ही होते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स तो ये खुद बनाता है, किसके, एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से सनलाइट आई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी गई, जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा अब आगे हमारा क्विज क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्विज क्वेश्चन आपको हर सेशन में मिलेगा, जिससे आपकी जो रिवीजन है और जो आपका पहले का पढ़ा हुआ चीजें हैं वो अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएं, और इधर से आपके जो MCQs हैं वो भी धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपको हर सेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड व्हाट, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड इंजेशन।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, नीचे कमेंट्स में देना है, जैसा कि मैं आपसे हर बार कहती हूँ। सो कमेंट्स में आपको देना है, और इसके बाद आपको अपनी, चाहे तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अभी हमने बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में, कितनी सारी बातें हमने की। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वैसे यहाँ पे ओन होना चाहिए, ओन फूड, ठीक है। प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जिससे आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। तो सोलर एनर्जी यहाँ पे, ये जो सोलर एनर्जी की बात यहाँ पे हमसे की गई है, ये किस फॉर्म में की गई है? सनलाइट के फॉर्म में, ठीक है। अब ये केमिकल एनर्जी में क्या कन्वर्ट होती है? केमिकल में क्या कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। अभी ये देखो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, देखो ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व कर दो, या सिर्फ आपने इसी को लर्न कर लिया, तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो उसके नॉर्म्स हैं, प्रोज हैं, वो सब याद हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर, ये क्या कहती है इक्वेशन कि CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा मस्ट है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर ग्रीन लीव्स नहीं होंगी, तो ग्रीन लीव्स वैसे होती क्यों है? यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हम ग्रीन लीव्स में क्यों फोटोसिंथेसिस होता है, ब्लैक, ब्लू, पिंक, रेड, इनमें क्यों नहीं होता फोटोसिंथेसिस? क्योंकि ग्रीन लीव्स को ग्रीन कलर भी किससे मिलता है? क्लोरोफिल से मिलता है, जो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे क्लोरोफिल की भी मेंशन किया गया है, क्लोरोफिल की बात की गई है, क्योंकि ये ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए हम इसको मस्ट टू हैव इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस इसके बिना इनकम्प्लीट है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल वैसे आता कहाँ से? क्लोरोप्लास्ट से। इसमें एक प्लास्टिड, जो आपने पढ़ा होगा सेल, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें आपने प्लास्टिड भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है, उससे लीव्स को ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो गया है, आपका MCQ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। देखो यही चीज मैं हमेशा बार बार यही करती हूँ, एक चीज पहले ही बता देती हूँ नेक्स्ट पॉइंट के। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो ग्रीन पोर्शन है प्लांट का, वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। ये वर्ड तो आप रट लो, मतलब घोल के पी जाओ इसको, तो इतना ये तो इम्पोर्टेंट है इतना कि इसके बिना आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिल्कुल भी पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसी से क्लोरोफिल बनता है, और क्लोरोफिल अगर यहाँ पे एब्सेंट हुआ, तो ये पूरी रॉन्ग हो जाएगी, या फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ और ही बन जाएगा फिर तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर, जबकि H2O होता है, इसको H2O भी लिख सकते हैं आप। ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोरोफिल है, ये हमने बताया था अभी आपको कि ये सनलाइट मतलब क्लोरोप्लास्ट से निकलता है ना। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट से तो बनता है। अच्छा, CO2 enters through stomata and oxygen is released as a byproduct through stomata on the leaf.
तो जो स्टोमेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस में या प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ है वो किधर से होता है या कौन से पार्ट से होता है, तो वो आप उसका आंसर लिख सकते हैं स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे CO2 कंज्यूम करता है प्लांट और O2 को यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है एज अ बाय प्रोडक्ट और अ वेस्ट। ओके, नाउ वाटर, वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो इधर पे लिखा है ना, वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे आपका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिल पाए, तो वो आपका एक और ज़्यादा इन्हांस हो जाए आपका प्रोसेस, उसके लिए यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये सॉइल से टेकअप होते हैं, यानी कि जो रूट्स होता है उससे ये वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के, वो अवेलेबल कैसे होते हैं प्लांट्स को। तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यूज एंड इन रूट्स एंड स्टेम्स। तो जो जाइलम है यहाँ पे, वो किसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, वाटर को। और कहाँ से हेल्प करता है, थ्रू द सॉरी कम्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि रूट से, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका प्लांट है, लीफ है, ठीक है, ये लीव्स है, ये आपका प्लांट है और इसकी ये रूट्स है नीचे। तो ये यहाँ रूट्स से ऊपर जाएगा सीधे वाटर, और कहाँ से जाएगा, ये जाइलम से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि किस टिश्यू से क्या चीज ट्रांसपोर्टेशन पुल के अकॉर्डिंग पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो मैंने पहले बताया था कि स्टोमेटा से आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। तो ये देखो, ये चीज बाहर बार बार हर जगह आ रही है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, जिससे आपका जो ग्रीन पिगमेंट है, मतलब क्लोरोफिल को ही हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही आकर होती है। ओके, नाउ मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के भी कुछ मेन इवेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conservation of light energy into chemical energy by breaking of water into hydrogen and oxygen, reduction of oxygen to carbohydrates, sunlight activates chlorophyll which leads to splitting of water molecule. The hydrogen released by the splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrates. Oxygen is the byproduct of photosynthesis and carbohydrate is subsequently converted into starch and is stored in the leaves and other storage parts. The splitting of water molecules is a part of light reaction. तो अब इन चीज़ों को मैंने इसलिए एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को पॉइंट्स वाइज लिख दिया है, जिससे कि आप इसको तुरंत नोट डाउन कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें उसका, और आप इसको लर्न कर सकें। क्योंकि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने वही इक्वेशन लिखी है यहाँ पे स्लाइड्स में, इसलिए दी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर स्क्रीनशॉट में अवेलेबल हो, इसलिए यहाँ पे मैं बार बार इसको इन्वॉल्व कर रही हूँ। ओके, so another quiz question is here for you all. So what is the quiz question says to us, which of the following is the correct equation for photosynthesis? Wow, मतलब यही तो मैं चाह रही थी कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो आए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको आप बिना लर्न करे आप लिख ही नहीं सकते इसकी इक्वेशन। क्योंकि पहले तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ इसके।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की यूज में कार्बोहाइड्रेट्स और ओजोन निकलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन निकलता है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ओजोन निकलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा के प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन निकलता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीजें लर्न हो जाएं। इसलिए ये क्विज क्वेश्चन हर सेशन में इन्वॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत मेन टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा। इसकी मैंने कोई आगे स्लाइड्स में भी कोई एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी दी नहीं है, और इसको मैंने अलग से भी कुछ इसके बारे में लिखा नहीं, क्योंकि ये इस डायग्राम के हिसाब से ही आप इसमें कितनी भी स्टेटमेंट्स को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। यहाँ पे ये पूरा आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसमें आपकी कई सारी चीजें आएंगी, जैसे कि यू कैन से ग्रैनम, ल्यूमिन, थाइलाकोइड, स्ट्रोमा एंड इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज दिस पार्ट, ये जो चैनल है जो दो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं फ्रिट्ज चैनल। तो ये जो फ्रिट्ज चैनल है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये आपके जो थाइलाकॉइड्स हैं, एक थाइलाकॉइड से दूसरे थाइलाकॉइड को आप ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्रिट्ज चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। अच्छा, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पे आएगा, फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये बाहर की जो लेयरिंग इसमें की गई है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। सेकंड जो है इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ये आएगा आपका सेकंड लेबलिंग, जो कि आपकी रहेगी इनर मेम्ब्रेन। थर्ड आपका रहेगा इसके अंदर स्ट्रोमा, और इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो थर्ड, बट स्ट्रोमा इज अ थर्ड लेबल इन दिस डायग्राम। ओके, तो स्ट्रोमा क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये आपके थाइलाकॉइड्स, ल्यूमिन, ग्रैनम, फ्रिट्ज चैनल, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर फिट रहती है। मतलब आप सोच सकते हो कि आपने एक वाटर बॉटल को भरा, और वाटर बॉटल के अंदर आपने भरा खूब सारा वाटर, और उसके अंदर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेमन डाल दिया, या कुछ आपने ग्रेप्स डाल दिए, तो वो एक मर्ज हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रोमा का काम होता है। अच्छा, थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स यहाँ पे आता है फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट आता है आपका थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एंड वन सिंगल थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम। तो ये जो थाइलाकॉइड है इसको हम ग्रैनम कहते हैं। ये इसका ये वाला अगर एक पार्ट हम फर्स्ट वाला इसको निकाल दें तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रैनम कहेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, और ये बहुत सारे ग्रैनम्स को हम अगर इकट्ठा कर दें तो इसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड्स। तो ग्रैनम यहाँ पे आएगा आपका फिफ्थ लेबलिंग। ओके, और आपका आएगा सिक्स्थ वाला आएगा आपका ये ल्यूमेन, यानी कि जो अगर आप थाइलाकॉइड्स को बीच से कट करते हो तो अंदर जो आपको देखने को मिलता है ये डार्क ग्रीन कलर से जो यहाँ पे शोन हो रहा है आपको डायग्राम, उसे हम कहते हैं ल्यूमिन। ठीक है, और वैसे इसका क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस ये पूछा जाता है कि व्हाट इज अ क्लोरोप्लास्ट, और डिफाइन क्लोरोप्लास्ट, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बस इतना ही आता है, और डायग्राम के साथ आता है। तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें अगर आप लिख दोगे कि पहले उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर स्ट्रोमा होता है जो कि एक लिक्विड होता है, थाइलाकॉइड्स होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है थाइलाकॉइड्स का। ठीक है, और एक सिंगल थाइलाकॉइड को अगर हम निकालें तो वो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम कहते हैं ग्रैनम, और एक थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड से कनेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं फिट्स चैनल।
ओके, और थाइलाकोइड के बीच में क्या रहता है, ल्यूमेन। तो आपका यहाँ पे 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूरा हो गया बस बोलते बोलते। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव इज व्हाट, स्टोमेटा। अब यहाँ पे स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसमें भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो स्टोमेटा क्या होता है, दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोमेटा, वो मैंने आपको एक अभी क्वेश्चन दिया था ना पहले, कि ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये वही पार्ट जो है जो हम पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा वो पार्ट होता है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन भी इसमें होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स यानी कि अगर आपकी ये लीफ है ना, तो इसके पीछे वाले बैक साइड वाला जो हिस्सा होता है ना, वो वहां पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे पोर होते हैं कि आपको आंखों से मतलब नेक्ड आई से दिखेंगे नहीं, आपको इसको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से। अब आता है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। ठीक है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, और लॉसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये काफी सारा वाटर जो है उसको बाहर करता है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे स्टोमेटा का भी स्ट्रक्चर है, इसको भी आपको लर्न करना है। यहाँ पे बाहर जो है गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, अंदर ये जो ये रेड पार्ट है ये न्यूक्लियस होता है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ना। अम, ये भी वैसे ही जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, इसका भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विथ डायग्राम, इतना भी आ सकता है। होगा 1 मार्कर 2 मार्कर में आ रहा है, तो फिर नॉर्मली आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत आपको अगर डायग्राम बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो बहुत टर्जिट होती हैं, यानी कि टर्जिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टर्जिट का मतलब होता है वो काफी टाइट होती हैं। जब तक उसमें कुछ वाटर जो है ना, आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस और क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस जो होता है ना, हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो सब यहाँ पे वो वाला प्रोसेस यहाँ पे चलता है, जिससे जो आपकी स्टोमेटल पोर्स हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स जो होती हैं वो आपके स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करने में मदद करती हैं। ये होती है गार्ड सेल्स। यहाँ पे ये जो लगी है ना इस तरीके से, ये वाली ये पूरा जो है ना, ये ऐसा क्लोज हो जाता है, ये क्लोज्ड वाला है, और ये स्टोमेटा ओपन है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो गार्ड सेल देखो आप यहाँ पे लेबल भी है, गार्ड सेल ये होती है गार्ड सेल आपकी, ये वाली जो दिख रही है ना लाइट ग्रीन कलर से, वो होती है आपकी गार्ड सेल्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या होता है, व्हेन गार्ड सेल्स uptake water from surrounding cells, they swell to become turgid body, which enlarges the pore between the stomatal opening. तो जो आपकी गार्ड सेल्स होती हैं ये काफी सारा जो आसपास की सराउंडिंग है उससे वाटर को कंज्यूम करती हैं, तो उससे आपका जो टर्जिडिटी होती है ना आपके गार्ड सेल की, वो थोड़ी सी ब्रेक होने लगती है, और जो आपके गार्ड सेल होते हैं वो अपने साइज में बड़े हो जाते हैं, यानी कि स्वेल हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो स्टोमेटल ओपनिंग है या जो स्टोमेटा का पोर होता है आपका वो ओपन हो जाता है, और फिर उससे गैसियस एक्सचेंज होती है, वाटर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो एक्सचेंजेस वहां पे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, वाइल when water is released they become flaccid shrinking closed pores stomatal closing। तो यहाँ पे ये हो गया आपका स्टोमेटल ओपनिंग, ये हो गया आपका स्टोमेटल क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कब होती है, जब आपका जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाता है, तो स्टोमेटा पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है, और उससे आपका रिजल्ट आता है स्टोमेटल क्लोजिंग में। और यहाँ पे
इस वाले पॉइंट में क्या था, इस वाले पॉइंट में ये था कि जो आपकी गार्ड सेल थी जो टर्जिट रहती है, यानी कि बहुत टाइटन रहती है, वो आसपास के सराउंडिंग से या आसपास के एनवायरनमेंट से वाटर को इनटेक करती है, जिससे आपकी जो गार्ड सेल होती हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं और वो आपकी स्टोमेटल पोर को खोल देती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप रेफर कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, क्यों होता है, ये हमने पढ़ लिया क्योंकि हमें ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है, उनको एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस होता है। मगर आपने कभी सोचा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, वो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। देखो बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, बस आपने ये नोटिस नहीं किया, इसको आपने अलग से कभी सोचा नहीं इसके बारे में, इसलिए आपको सिग्निफिकेंस नहीं मालूम है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का मेन सिग्निफिकेंस या मेन इंपॉर्टेंस जो है ना फोटोसिंथेसिस का, वो ये है कि वो एक मेन वे होता है, यही प्रोसेस एक ऐसा वे होता है या एक ऐसी मेन प्रोसेस होती है जिस वजह से जो सोलर एनर्जी है वो आपके लिविंग बीइंग्स के अंदर जाती है। जो आपका सनलाइट की एनर्जी होती है, सन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, वो आपकी लिविंग बीइंग्स में यानी कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स अलग अलग जीवित प्राणियों के अंदर जाती है। बहुत शुद्ध हिंदी में बोला है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रीन प्लांट्स आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपके, वो मेन प्रोड्यूसर होते हैं फूड के इन द इकोसिस्टम, क्योंकि ग्रीन प्लांट से फूड बनता है, फिर वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स गोट, शीप एंड काउज, फिर उनको आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, या और वी कैन से कार्निवोर्स। तो ऐसे ऐसे करके जो फूड चेन बनती है ना हमारी, वो यहीं से बनती है। वो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो ग्रीन प्लांट होता है। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं बनेंगे तो पूरी फूड चेन आपकी ब्रेक हो जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, और आप भी एक बात समझो कि आपको, आप जो न्यूट्रिएंट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वो कहाँ से आते हैं? वो ग्रीन प्लांट से ही तो आते हैं, है ना? तो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। यही मैंने आपको भी बताया कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, मगर वो डिपेंडेंट है किस पे? ग्रीन प्लांट्स पे। किसके लिए है? फूड के लिए है, खाने के लिए वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और कहीं से नहीं डिपेंडेंट है कि कोई कंट्री उनको लाके नहीं दे देगी, या कोई और ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम फूड को गेन कर सकते हैं या पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। ये भी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इस बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलेंस्ड होती है, ऑक्सीजन भी बैलेंस होती है। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं तो खत्म क्यों नहीं होती है फिर? सभी लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हो, मैं ऑक्सीजन लेती हूँ, सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर भी इतने बड़े एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन खत्म ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो इसी कारण नहीं होती क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये इतने ज्यादा हेल्पफुल हैं और ग्रेटफुल है हमारे लिए कि ये कभी उस बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देते। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, तो वो ऑक्सीजन देते जाते हैं, हमें मिलती जाती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं और वो उसको कंज्यूम करते रहते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इस वजह से ही कभी भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैसेस, मेनली तो यही दोनों होती हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं या कभी इनका अनबैलेंस नहीं होता। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है। तो यही मेन कॉज होता है आपके प्लांट्स का कि ये चीजें आपको कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं होती हैं। Now the third quiz question of the session, the site of photosynthesis in the cells of a leaf is, अब
इतना सारा फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने ज्ञान ले लिया है, तो इतनी बेसिक चीज तो हमें पता ही होनी चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, तो वो कौन से सेल में होती है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में नीचे। और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। Okay, so yeah, thank you for this session. So that's it for today, and we will be continuing our lecture in the next video. So please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you and bye.